वेलकम बैक दोस्तों। भारत स्किल्स पोर्टल पर निमी के द्वारा डिज़ाइंड नया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज उसके आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये जो एक शताब्दी चल रही है 2000 से आगे, ये 21st सेंचुरी कहलाती है। तो इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैसी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस तरीके के कुछ सवाल हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेजर चेंजेस टू प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद डैश। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव हुए हैं रिक्त स्थान के साथ दुनिया में कुछ बदलाव हुए हैं 21वीं सेंचुरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो किसके कारण हुए हैं? पहला ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तब शुरू हुआ था आज़ादी के बाद, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, कि अपने देश के लिए जितना हमें अनाज उगाना है वो हम पर्याप्त अनाज उगा सकें अपने देश के अंदर, हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े। पर ये तो पिछले दशक की बात है। अगला ऑप्शन है मिल्क रेवोल्यूशन। मिल्क रेवोल्यूशन में हमने डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया हमारे देश में, ताकि हमें अपनी जनसंख्या के लिए दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें, पनीर, मावा, दही, लस्सी, इस तरह की किसी आवश्यकता के लिए हमें बाहर वाले देशों पे निर्भर ना होना पड़े। तो वो सारा मिल्क रेवोल्यूशन में आया। ये भी पिछली शताब्दी की बात है। अगला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये बात सही है। 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी तरीके से बदलाव कर रहा है। CNC मशीन्स आ रही हैं, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रोबोट्स का प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आ रही है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यस, ये एक क्रांति है जिसने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा बदलाव दिया है 21वीं शताब्दी में। आखिरी ऑप्शन वाइट रेवोल्यूशन, तो मिल्क रेवोल्यूशन ही वाइट रेवोल्यूशन कहलाता था, तो ये तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ चेंज्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डैश डेवलपमेंट। विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है प्रौद्योगिकी और रिक्त स्थान विकास के कारण। जब भी ये वर्ड आएगा टेक्नोलॉजी, इसके साथ आएगा साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम एक साथ बोलते हैं। ट्रेनिंग गलत नहीं है, ऑप्शन ए गलत नहीं है। टीचिंग के तरीके भी अलग हो गए हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आ गए हैं ट्रेनिंग और टीचिंग करवाने, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, यूट्यूब है, ऑनलाइन टीचिंग है। इन सब का असर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं, और वो भी बिल्कुल एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन इस समय अवेलेबल हैं। तो फ़र्क तो हर चीज़ से पड़ता है, लेकिन इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर है साइंटिफिक। लास्ट ऑप्शन है फैसिलिटेशन, मतलब हम करने की सुविधाएं वो भी बेहतर हुई हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जब हम निर्माण करते हैं तो उसका जो प्रोसेस है उसको सबसे ज़्यादा चेंज किसने किया है? साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास, इनसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस चेंज हो गए हैं। मतलब हमने निर्माण करने की विधियां इनसे अपग्रेड कर ली है। अब बहुत फास्ट होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है और बहुत क्वालिटी का होता है जो भी हमारा निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। मतलब अगर हम अपने स्किल्स, जो हमारे कौशल हैं, उनका रेगुलर मूल्यांकन करते रहें। इस सवाल को कैसे समझें? इस सवाल को ऐसे समझें, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब हमारे अंदर जो कौशल है वो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार है, या अभी हमें नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने कौशल का और विकास करना पड़ेगा। हमारे कौशल का हमें मूल्यांकन करना पड़ता है कि ताकि हम वक्त के साथ चल सकें। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम अपने अगर कौशल का नियमित मूल्यांकन करें तो हमें किस चीज़ में बढ़ने की एक मदद मिलती है, हमारे किस तरीके के बढ़ावे को में आवश्यक है वो। करियर, यस, करियर है। क्योंकि जैसे आज आप एक टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा कोई और कोर्स करा और आप मैनेजर बनने वाले पोस्ट पे जाएंगे, तो अपने स्किल को ही तो आप बढ़ा रहे हैं, अपने कौशल को बढ़ा रहे हैं। पहले आप सिर्फ हाथ से काम करना जानते थे, अब आप दिमाग से भी काम करना जानते हैं। सेक्टर वही है, मतलब आपका जो काम करने के क्षेत्र हैं वो वही है। मान लीजिए आप फिटर हैं, तो पहले आप फिटर का हाथ से काम कर रहे थे, फिर आप सुपरवाइज़र बन गए, फिर आप मैनेजर बन गए। आपने सुपरवाइज़र की स्किल्स को जाना होगा, सीखा होगा, तभी तो आप सुपरवाइज़र बने ना। चाहे वो नियमित पढ़ाई या ट्रेनिंग के द्वारा सीखा हो, या उसी कंपनी में रहते रहते अपने कौशल का विकास करा हो। किसी भी तरीके से आपने कौशल का विकास करा है तो आपका करियर वो ग्रो करने लगता है। तो रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ करियर, आपके
करियर के लिए ज़रूरी है आपका नियमित मूल्यांकन करना अपने कौशल का। इंटरव्यू में तो कोई आपकी ग्रोथ नहीं होती ना, इंटरव्यू तो एक एपिसोड है, या तो पास होंगे या फेल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरव्यू में जब बैठे थे तब आप कुछ नहीं जानते थे और इंटरव्यू जैसे जैसे आगे बढ़ा आप बहुत सारी चीज़ें जानने लगे। इंटरव्यू तो यहाँ पर सही आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन है जॉब। अब किसी को लगता है कि जॉब में हम ग्रो कर सकते हैं। जॉब में जब आप ग्रो करते हैं उसी को करियर कहते हैं। जॉब ग्रो नहीं करता है। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में फिटर की कोई जॉब है, आप उस जॉब से ग्रो करके सुपरवाइज़र बन जाएंगे तो कोई और फिटर उस जॉब को करने लगेगा। जॉब की ग्रोथ नहीं होती है, आपके करियर की ग्रोथ होती है, आपके कौशल की ग्रोथ होती है और आपके जीवन शैली की ग्रोथ होती है। जॉब की कोई ग्रोथ नहीं होती। स्किल, ये आंसर सही है। अरे अगर हम अपने स्किल को मूल्यांकन करेंगे, नियमित मूल्यांकन करेंगे तो हमारा स्किल ही तो ग्रो होगा। मतलब हम आवश्यक है हमारे स्किल को ग्रो होने में। क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं पर विकल्पों का चयन वो सही नहीं करते हैं। इस प्रश्न का स्किल जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत नहीं है बच्चों। अगर आप अपने कौशल का नियमित मूल्यांकन करेंगे तो वो किसके लिए आवश्यक है? ताकि आप अपने कौशल को बढ़ाना चाह रहे हो तभी तो। वो अलग बात है कि आपका कौशल बढ़ जाता है तो आपका करियर भी ग्रोथ हो जाती है, पर कौशल की भी ग्रोथ हो रही है ना, उसका भी विकास हो रहा है। तो आंसर तो डी भी गलत नहीं है, पर आंसर की में आपका आंसर ए ही दिया है और यही सबसे अच्छा आंसर है। ऑप्शन डी गलत नहीं है लेकिन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, नीतू हैज़ एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट? नीतू के पास कहानी कहने के उत्कृष्ट कौशल हैं, यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? तो सवाल यह है कि नीतू जी कोई एक बच्ची हैं, उनको स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छी उनमें काबिलियत है, कौशल है। तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, ये किस प्रकार का इंटेलिजेंस है? देखते हैं। पिक्चर स्मार्ट वो इंटेलिजेंस है जब आप किसी पेंटिंग को या किसी कलाकृति को या आकृति को कलाकार द्वारा बनाए हुए पेंटिंग को जब देखें तो आप उसकी खूबसूरती को समझ सको। किन रंगों का प्रयोग करा है, स्ट्रोक कैसे करे हैं और उस चेहरे के हाव भाव कैसे प्रदर्शित करे हैं, कपड़ों का किन कपड़ों का चयन करा है उस पेंटिंग को बनाने में ताकि वो एक मैसेज दे सके। अगर आप किसी पेंटिंग को देख के उस सारे भाव को समझ सकें जो चित्रकार देना चाह रहा है, तब आप पिक्चर स्मार्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉजिक स्मार्ट इंटेलिजेंस। लॉजिक स्मार्ट वो होता है जिसमें क्रिएटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से हम किसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। मज़े की बात यह है कि आपके आंसर की में इसी को राइट आंसर माना हुआ है। स्टोरी टेलिंग लॉजिकल स्मार्ट इंटेलिजेंस नहीं होती। फिर भी आगे देखते हैं। बॉडी स्मार्ट। बॉडी स्मार्ट उसको कहते हैं जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इतना अच्छा कर लेते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं आपकी ऑडियंस बहुत ध्यान से सुनने लगती है। मतलब आप अपने शरीर को इस्तेमाल करना, अपने चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको प्रयोग करना। तो हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसे प्रदर्शित होगी जब हम उसका अच्छा कंट्रोल रखते हैं तो हम बॉडी स्मार्ट होते हैं। तो बॉडी स्मार्ट वो होते हैं जो अपने शरीर के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखते हैं, उनको हम बॉडी स्मार्ट कहते हैं। वर्ड स्मार्ट वो होते हैं जो शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैसेज को प्रेषित करने का जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज में तरीका हो सकता है उनका हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम वर्ड स्मार्ट कहते हैं। स्टोरी टेलिंग में वर्ड स्मार्ट होना जरूरी है। आज बस मैं 5 ही क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिकल की वजह से थकान हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स? स्वराज नाम के एक व्यक्ति हैं जो इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्टि की नौकरी की तलाश में हैं। उसके लिए उनके पास सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं और रेगुलर जॉब्स भी होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम की जा सकती हैं। मतलब उसमें आपको अपने पोर्टल पर, अपने कंपनी के पोर्टल पर या किसी ऐप पर डेटास को एंट्री करना होता है। मतलब आपके पास बहुत सारे डेटा आएंगे या कस्टमर्स की कंप्लेंट आएंगी, उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हर जानकारी को एंट्री करनी पड़ती है एक खास फॉर्मेट में। इन जॉब्स को इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स कहते हैं। तो स्वराज साहब भी ऐसी ही किसी जॉब की तलाश में हैं। तो उनके पास सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कौशल होना चाहिए? बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। यस, अगर आप इंटरनेट बेस्ड कोई जॉब तलाश रहे हो और आपको कंप्यूटर ही नहीं आता तो इंटरनेट भी कहाँ आता होगा फिर, और फिर जॉब कैसे कर लोगे? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स मतलब उद्यमी कौशल। हम नौकरी की तलाश कर रहे हैं, हम खुद कोई उद्यम शुरू नहीं कर रहे। एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो खुद एक व्यवसाय शुरू करे, एक उद्यम शुरू करे, और उसके लिए जो कौशल चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ब्यूटिशियन स्किल्स होता है जो महिलाएं फेस पे मेकअप वगैरह करती है ना,
तो ब्यूटिशियन स्किल्स तो वो होती हैं जो ब्यूटी पार्लर में सिखाई जाती हैं, उसका इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री वाली जॉब से कोई मतलब नहीं हो सकता। वुड कटिंग तो इस कौशल से आप इंटरनेट पर कैसे जॉब करेंगे? तो जो सबसे सही ऑप्शन है वो ए ही है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है स्वराज जी को, अगर वो इंटरनेट बेस्ड किसी डेटा एंट्री जॉब को करने की सोच भी रहे हैं। तो जैसे ही आपके ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाते हैं 7-8 तारीख तक, उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करेंगे। तब आपके एग्ज़ाम्स भी 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आप सभी को आपके CBT परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की CBT परीक्षाएं बहुत अच्छी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।